चलो, आज हम लोग क्या देखेंगे? अध्याय 14, नया चैप्टर। है ना? है है ना? जो हम लोग का क्या है? दोलन है शायद। दोलन है, हाँ। पुराने बुक में सरल आवर्त गति ऐसे करके दिया होगा। है ना? इसमें दोलन है, ठीक। हाँ, ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन है, ठीक। उसी को हम लोग देखेंगे दोलन वगैरह के बारे में, जिसमें हम लोग का सिंपल आएगा। सरल आवर्त गति क्या है, आवर्त गति, आवर्त काल, है ना, विस्थापन समीकरण, ये सब हम लोग का छोटा छोटा है। तो हम लोग बेसिक से चालू करते हैं। है ना? आवर्त गति क्या होता है, देखो। आज ये बोर्ड हिल कह रहा है। चलो, आवर्त गति को हम लोग पहले देखते हैं। पता नहीं आज बोर्ड कैसे वाइब्रेशन मोड में है। यहां से है। आवर्त गति देखते हैं क्या है। जब कोई गति किसी निश्चित समय के बाद दोहराई जाए तो उसकी इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई है। घड़ी घड़ी है हम लोग का, घड़ी में कितना कांटा होता है? 3। 12, 3, 6। 12 के बाद 6 यही गोजो। है ना? तो इसमें कितना कांटा होता है? 3 कांटा। कौन कौन सा? हाँ, घंटा। है ना? मतलब घंटा काटा होता है। है ना? तो सेकंड, मिनट और घंटा, वैसा घंटा नहीं बोलना, घंटा समय वाला घंटा बोलना, ठीक। तो जैसे अगर सेकंड का बात करें, है ना, सेकंड काटा का अगर हम लोग बात करें तो सेकंड काटा कैसा होता है? ये हम लोग का सेकंड का काटा है। अब कैसे घूमेगा? यहां पर रखे, ऐसे ऐसे घूमते घूमते आएगा, और जब यहां पर आएगा वो 60 सेकंड बाद, फिर ये राउंड को अपना दोहराएगा गति को। मतलब प्रत्येक 7 सेकंड बाद अपनी वो गति को क्या करता है? रिपीट करता है ना? मतलब जब कोई वस्तु ऐसी गति करती है कि एक निश्चित समय बाद अपनी गति को क्या करती है? दोहराती है, तो उसकी इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। है ना? यही हम लोग का आवर्त गति है। क्या कहोगे? परिभाषा। परिभाषा कहोगे कि यदि कोई गति निश्चित समय बाद दोहराई जाए तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई की गति हो गया, या अगर हम लोग बात करें अपने दिमाग को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं, है ना, अपर लेवल में, अब ब्रह्मांड से बाहर जाकर देखें तो दुनिया है, पृथ्वी, सूर्य ये है। सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है? हाँ, तुम तो करते नहीं हो। है ना? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ऐसे टेढ़ा परिक्रमा करता है ना? अच्छा, ये कितना दिन में पूरा करता है? 365 दिन। है ना? अगर एक्यूरेट कहो तो 365 दिन, 5 या 6 घंटे ऐसे में अपना परिक्रमा कंप्लीट करता है ना? 6 घंटा में अपना परिक्रमा क्या करता है? पूरा करता है ना? तो इतना इतना दिन के बाद वो यहां पर आता है, फिर इसी राउंड को क्या करता है? फिर प्रोसेस करता है। फिर मतलब उसका कितना समय है? निश्चित समय 365 दिन। है ना? 365 दिन के बाद वो फिर अपने यहां पर आता है, और उसके बाद फिर यही प्रक्रिया बार बार दोहराता है। तो ये उसका क्या हो गया? आवर्ती गति हो गया। या तो बात करें पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा, चंदा मामा। इसका दिन कितना होता है? समय 27.3 दिन। है ना? 27 दिन 3 घंटे का होता है। उतने में ये अपनी धुरी में, मतलब उतने में एक राउंड मार के फिर वही अपने जगह पर आ जाता है ना? उसके बाद फिर राउंड मारता है। तो यही हम लोग का क्या है? आवर्ती गति है। यदि कोई गति जो है ना, अगर हम लोग एक मोशन लें और वो मोशन एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद वही फिर कंटिन्यू रिपीट हो, है ना, तो उसकी इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मतलब जब कोई गति एक निश्चित समय बाद दोहराई जाती है तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। घड़ी की सुई की गति कह सकते हो, पृथ्वी की गति कह सकते हो, चंद्रमा की गति, ये सब कैसी गति है? आवर्ती गति है, जो कोई दोहराई जाए। ठीक, तो हेडिंग डालो आवर्ती गति। हाँ, आवर्त गति। शब्दों सो लड़खड़ा जाता सो। हाँ, हबीबी हमारे भाषा में ध्यान न देती। चलो, आवर्त गति, आवर्ती गति, आवर्त, वो इच्छा। चलो, हो गया। लिखो, यदि कोई गति यदि कोई गति निश्चित समय बाद
यदि कोई गति निश्चित समय बाद दोहराई जाती है, यदि कोई गति निश्चित समय बाद दोहराई जाती है तो वस्तु की इस गति को निश्चित समय बाद दोहराई जाती है तो वस्तु की इस गति को आवर्त गति कहते हैं। है ना, आवर्त गति कहते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है एक दोलन गति या कंपन गति। सेम यही है, बस इसमें एक शब्द हम लोग का जुड़ेगा। उसके बाद आता है दोलन गति या कंपन गति। दूसरा हेडिंग डालो, उदाहरण लिख लो। उदाहरण, घड़ी की सुई की गति, इसमें आवर्ती गति, आवर्त गति में उदाहरण लिख लो। घड़ी की सुई की गति, पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, ये सब। उसके बाद आ जाओ दोलन गति या क्या कहते हैं इसी को, कंपन गति। कंपन मतलब वाइब्रेशन जो होता है वही है। हो गया। दोलन गति भी आवर्त गति ही जैसा है, एक निश्चित समय बाद उस गति को दोहराते हैं, लेकिन फर्क इतना है उसका रास्ता अलग होता है ना। मतलब जब कोई गति एक निश्चित बिंदु के इधर और उधर गति करती है और एक निश्चित समय बाद दोहराई जाती है तो वस्तु की इस गति को हम लोग दोलन गति या क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं, है ना। मान लो एक गति है या कोई वस्तु गति कर रही है तो एक निश्चित बिंदु के किधर, इधर और उधर गति करते हुए एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति या क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। जैसे मान लो एक हम लोग दृढ़ आधार ले लिए और दृढ़ आधार से एक ऐसे करके लटका दिए, है ना, तो ये हो गया उसका माध्य बिंदु जहां पर वो साम्य अवस्था में है, संतुलन की स्थिति में। इसको इधर खींचे, किधर खींचे, इधर, इधर खींच के छोड़े तो गया किधर, उधर। अब इधर खींचे गया उधर, उसके बाद फिर यहां से फिर इधर, ऐसे ऐसे होता रहेगा ना। तो ऐसी गति जिसमें क्या होता है, एक वस्तु को रख देते हैं और वो वस्तु जो है इधर उधर एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है, यही गति है ना। एक वस्तु जो है एक वस्तु जब गति करता है तो निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है और यह गति जो है एक निश्चित समय के बाद फिर दोहराई जाती है, रिपीट होता है। तो वस्तु की इस गति को दोलन गति या क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। ठीक, तो हेडिंग डाले इसको, चलो लिखो। एक गति या वह गति करो, वह गति जो निश्चित बिंदु के इधर उधर, वह गति जो निश्चित बिंदु के इधर उधर, वह गति जो निश्चित बिंदु के इधर उधर एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाए या दोहराई जाती है, लिख लो, दोहराई जाए या दोहराई जाती है तो उसकी इस गति को दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। हो गया। अब नोट पॉइंट में एक चीज याद रखना, नोट पॉइंट में क्या याद रखोगे, प्रत्येक जो दोलनी गति है या प्रत्येक जो दोलन गति है वो क्या है, आवर्त गति है। लेकिन प्रत्येक जो आवर्त गति है, हाँ,
प्रत्येक जो आवर्त गति है वो दोलन गति नहीं है। जैसे 10वीं में पढ़े थे ना, वर्ग आयत, नहीं वो वाला। जैसे प्रत्येक व्यास जीवा हो सकती है, लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं हो सकती है ना, क्योंकि क्रेन उसका ये है एक कहना चाहिए हम लोग का उसका क्राइटेरिया है कि अगर तुमको व्यास बताना है तो जीवा से केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, तो प्रत्येक जीवा व्यास हो नहीं सकता। वैसे इसमें क्राइटेरिया है प्रत्येक दोलन गति हम लोग का आवर्त गति हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोलन में परिभाषा में तो आ ही रहा है कि एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित समय के बाद क्या की जाए, गति को दोहराई जाए। एक निश्चित के बाद दोहराई जा रही है ना, दोहराई जा रही है मतलब आवर्ती गति है। लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दोलन गति नहीं हो सकता, क्योंकि हर आवर्त गति निश्चित बिंदु के इधर उधर थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो प्रत्येक दोलन गति हम लोग का आवर्त गति हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति हम लोग का दोलन गति नहीं हो सकता। ठीक, इसको नोट पॉइंट में लिख लेना, कहीं पर लिख लो। उसके बाद फिर हम लोग इसमें सरल आवर्त गति वगैरह देखते हैं, या आवर्त काल वगैरह को भी बता देता हूं सीधा एक साथ, है ना, छोटा छोटा परिभाषा। हो गया। अब उसके बाद हेडिंग डालो आवर्त काल। आवर्त काल है, आवृत्ति है। जो प्रस्ताव सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ना, जो इस फिजिक्स का पहला चैप्टर जो खाली इंट्रोडक्शन है, वहीं पर छोटा छोटा दिया था, वही है। सब पार्ट का थोड़ा थोड़ा ना इंट्रोडक्शन को दिया रहता है फर्स्ट चैप्टर में। आवर्त काल, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, इसलिए इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो आवर्त काल किसको कहोगे? क्योंकि ये चैप्टर कैसा है हम लोग का, दोलन है, तो दोलन करेगा वो वस्तु। तो जब कोई वस्तु दोलनी गति करती है तो उसको एक दोलन करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त काल। ठीक, अगर दोलन अभी पढ़ रहे हैं तो दोलन के बेस पे बताएंगे। यदि कोई वस्तु दोलनी गति करती है, दोलनी मतलब वही इधर उधर दोलन, जैसे लोलक दोलन आता है ना, घड़ी जिसमें ऐसा रहता है टन टन ऐसे ऐसे होता रहता है, टन टन 12 बटन, डोकरी आंख मारी डोकरा खत्म, है ना। तो वैसा नहीं है, और डोकरी नहीं आंख मारेगी। तो वही हम लोग का आवर्त काल है। दोलन, अब ये दोलन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को वस्तु को दोलन कराना है, सीधी सी बात है। तो जब अगर कोई वस्तु दोलनी गति कर रही है तो वस्तु एक दोलन करने में जितना समय लेती है, एक दोलन मतलब यहां से ऐसे जाके ऐसे करके फिर वो जाएगा ना, वो है। तो एक दोलन करने में जितना समय लगता है उसे ही उसका क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, है ना। तो आवर्तकाल का लिख लिया, चलो बताता हूं, है ना, लिखो। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु दोलन गति करती है, जब कोई वस्तु दोलन गति करती है तो एक दोलन करने में, जब कोई वस्तु दोलन गति करती है तो एक दोलन करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। उसे उसका क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, लिख लो उसी में। उसके बाद आवृत्ति देखते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्त काल को दोलन काल भी कहते हैं ना, वही है। दोलन काल मतलब भी वही है, एक दोलन करने में लगा समय, वही है दोलन काल, आवर्त काल।
ठीक, उसके बाद अगला हेडिंग डालो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। अब फ्रीक्वेंसी भी वही है, उसमें क्या था, एक दोलन करने में जितना समय लेती है, अब यहां पर इसको रिवाइज करेंगे उल्टा, एक समय में मतलब एकांक समय में वो जितना दोलन करती है वही उसका आवृत्ति है। बस शब्दों को वो बिगाड़ा है, जोड़ा तोड़ा है मान के चलो। आवर्तकाल में क्या देखे थे, एक दोलन करने में कितना समय लेती है, समझना। देखो, एक दोलन करने में कितना समय है ना, ये किसका परिभाषा हुआ, आवर्तकाल का, है ना। अब अगर बात करें आवृत्ति की तो इसको चेंज कर दो, समय मतलब एक दोलन को इधर लाओ और समय को उधर ले जाओ, मतलब समय को इधर लाओ एक समय और दोलन को इधर रखो, बस। अब एक समय मतलब एक अंक हो गया, मतलब एक सेकंड में वस्तु जितना दोलन करेगी उसे उसका क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। बस शब्दों को बिगाड़ा तोड़ा है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, दोलन कैसे कैसे लिखना है उसको, इसका परिभाषा उसमें क्योंकि सेम सेम है लगभग लगभग। तो बस याद रखना, एक दोलन में जितना समय लेगा, तो समय का बात कर रहा है मतलब टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है ना। और एक समय में कितना दोलन करता है, मतलब जितना भी दोलन करे वो उसका क्या है, आवृत्ति है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो उसी में लिखो आवृत्ति में डैश करके, दोलन करने वाली वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु, मेरा आवाज बदला है क्या सर्दी में, दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में, एक सेकंड में जितने दोलन पूर्ण करती है, या जितना दोलन करती है लिखो, ज्यादा एकदम हार्ड मत करो, जितना दोलन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। है ना, उसे उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसको आवृत्ति को हम लोग बहुत सारे चीज से प्रदर्शित करते हैं, है ना। न्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं एफ से भी प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं एन से भी प्रदर्शित करते हैं। इसको आवृत्ति को कहीं कहीं एफ से भी प्रदर्शित कर देते हैं। पिछले जो हम लोग पढ़ते थे इसमें एफ से प्रदर्शित करते थे, 12वीं में इसको इससे प्रदर्शित कर देंगे, तो ये तीनों होता है ना। तो इसको लिख लेना तुम लोग, इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, न्यू लिख लो, न्यू या एफ कर दो, तीनों आता है आने को, न्यू एफ एन तीनों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हाँ लिख दो तीनों को, इसे न्यू एफ एन प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक वगैरह लिख लेना, इसका जो मात्रक है वो होता है हर्टज, एच जेड, और एक हर्टज बराबर होता है एक चक्र प्रति सेकंड। ठीक, एक चक्र प्रति सेकंड। अब यहां से तुमको दिमाग में आ जाएगा, अगर कहीं पर लिखा है कि इतना हर्टज है, हर्टज मतलब उतना चक्र प्रति सेकंड है। मान लो कोई मशीन में हम लोग का दे दिया है कि ये 22 हर्टज का है, ऐसे 22 एच जेड, मतलब वो एक सेकंड में 22 बार दोलन करता है वो। ठीक, ये एच जेड का वही है, चक्र प्रति सेकंड। ठीक, कहीं कहीं दिया रहता है, देखना ना, एच जेड में फ्रीक्वेंसी किसी किसी का, हाँ तो बस वही है कि वो उतना प्रति सेकंड, उतना संख्या का ही वो क्या करता है, दोलन करता है। ठीक, उसके बाद अगला हेडिंग डालो आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति तथा आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध, या आवर्तकाल और आवृत्ति वही है। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या है, संबंध है, रिलेशन बिटवीन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी और
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है ना, रिलेशन बिटवीन आवृत्ति एंड आवर्तकाल। ठीक, तो आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध क्या होगा? तो देखो इसी में लिखेंगे, मान लो दोलन गति जो कर रहा है वस्तु, उसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं क्या है, म्यू है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, टी है, क्योंकि मानव फलाना करोगे तभी तो चलेगा आगे। तो चलो उसी में लिखो, माना माना दोलन गति करती हुई वस्तु, मैं भी लिखते जा रहा हूं, चलो, माना दोलन गति करती हुई वस्तु दोलन गति करती हुई वस्तु का आवर्तकाल कैपिटल टी व आवृत्ति म्यू हो, वह आवृत्ति कितना हो, म्यू हो। हाँ, तो देखो टी सेकंड में दोलन की संख्या कितनी होगी, टी सेकंड में दोलन की संख्या हम लोग मान के चलते हैं एक। कहने का मतलब एक दोलन वो कितना सेकंड में कंप्लीट कर रहा है हमको पता है क्या? नहीं पता है। हम लोग मान के चलते हैं कि एक दोलन वो कंप्लीट कर रहा है, वो कितना सेकंड में कर रहा है, टी सेकंड में। तो एक सेकंड में कितना करेगा? तो एक सेकंड में दोलन की संख्या कितनी होगी? तो एक बटे कितना हो जाएगा, टी। और ये जो एक सेकंड में दोलन की संख्या है, एक सेकंड यहां पर आया था ना एक समय, एक सेकंड में दोलन की जो संख्या है वही क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है ना। तो यहीं पर होगा, चूंकि एक सेकंड में दोलन की जो संख्या है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आवृत्ति कहते हैं, उसे आवृत्ति कहते हैं। अतः सीधा हम लोग लाएंगे आवृत्ति, आवृत्ति न्यू बराबर एक बटे क्या हो जाएगा, टी। यही है हम लोग का आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या है, संबंध। ठीक, या तो चाहो तो इसको और तोड़ सकते हो, क्या, या करके इसको इधर लाओगे तो v न्यू इंटू टी बराबर एक हो जाएगा। अर्थात आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल सदैव कितना होता है, एक के बराबर होता है। ठीक, यहां से ऐसे ले सकते हो। चलो नोट कर लो इसको, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो अब देख लो, विस्थापन, एक काम करते हैं ना, उसको पहले देख लेते हैं, विस्थापन और आयाम क्या क्या है, उसके बाद फिर विस्थापन समीकरण चालू करेंगे। तो तुमको विस्थापन और आयाम भी समझ आ जाएगा उसमें, फिर वहां पर अलग बताऊंगा। काय करबे सौख, हाँ जी। चलो हेडिंग डालो विस्थापन, एक साथ डाल दो विस्थापन व आयाम। हाँ? विस्थापन व वो विस्थापन अलग है, ये विस्थापन अलग है, ये दोलन वाला विस्थापन है, सरल रेखा वाला विस्थापन नहीं है, इसलिए आयाम, आयाम ये बताऊंगा ना, ये भी क्या है। तो ठीक, विस्थापन क्या है ये समझो। मान लो कोई कण दोलन गति कर रहा है, तो दोलन गति में माध्य स्थिति के इधर और उधर क्या करता है, वो गति करता है। तो माध्य स्थिति से चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कण का विस्थापन कहते हैं, है ना। तो मान लो ये दोलन, ये कोई वस्तु है, कोई कण है जो यहां इससे बंधा है, और ये उसका माध्य स्थिति है। तो माध्य स्थिति से मान लो यहां तक जा रहा है, ए बिंदु तक, तो यहां से यहां तक की चली गई दूरी को कण का क्या कहते हैं, विस्थापन। इसको वाई से प्रदर्शित करते हैं, या यहां से इधर जा रहे हो, है ना, तो ये क्या है, हम लोग का कण का विस्थापन है। ठीक, तो कण का विस्थापन किसको कहोगे, जब कोई कण दोलन गति करती है तो माध्य स्थिति से एक ओर के अधिकतम विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, माध्य स्थिति से चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और माध्य स्थिति से एक ओर के अधिकतम विस्थापन को क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। ठीक, हाँ, दोनों में अंतर है। पहले हेडिंग डालो विस्थापन का, फिर बता रहा हूं। हाँ हाँ, एक तो डाल दो ना, दोनों का एक साथ बता रहा हूं, विस्थापन। चलो लिखो, दोलन करते हुए कण द्वारा
दोलन करते हुए कण द्वारा, दोलन करते हुए कण द्वारा माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति मतलब वही है संतुलन की स्थिति, माध्य स्थिति से चली गई दूरी, चली गई दूरी को कण का विस्थापन कहते हैं, कण का विस्थापन कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला हेडिंग डालो आयाम। उसमें लिखोगे दोलनी गति करते हुए, दोलनी गति करते हुए कण के दोलनी गति करते हुए कण के माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति से एक ओर के अधिकतम विस्थापन, मतलब जितना तुम खींच दो, एक ओर के अधिकतम विस्थापन, एक ओर के अधिकतम विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं, कण का क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। ठीक, मतलब क्या है, एक रस्सी से गेंद को ऐसे लटका दो और छोड़ दो, वो माध्य स्थिति हो गया। माध्य स्थिति से चाहे इतना खींचो, चाहे इतना खींचो, चाहे इतना, माध्य स्थिति से जितना भी खींचोगे तो अधिकतम जो विस्थापन होगा वाई, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। और खाली विस्थापन तो है माध्य स्थिति से दूरी, चाहे इधर लो चाहे उधर लो, है ना, दोनों साइड है। लेकिन जब आयाम का बात आएगा तो एक ही ओर का आएगा, एक ओर के अधिकतम विस्थापन को, चाहे या तो उधर खींचो या तो इधर खींचो। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कण का आयाम कहते हैं। तो अगर समय विस्थापन ग्राफ देखना हो तो वो सिंपल है। देखो, अगर हम लोग को देखना है समय विस्थापन ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ, अरे फटाका जैसे फूट रहा है ना, ये है हम लोग का, ये माध्य स्थिति है। समय टी अग्रसर होगा इधर की ओर, ऐसे करके कंपन करेगा, को भी दोलन करेगा ना, दोलन, और ये इधर क्या जाएगा, विस्थापन वाई, है ना, समय विस्थापन ग्राफ। ठीक, विस्थापन समय ग्राफ था, पहले पढ़े थे, वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, यहाँ पर समय विस्थापन ग्राफ है। ठीक, और कुछ नहीं है, बस ये तो इसको लिखना मत, ये खाली समझ जाओ, ये एक्स अक्ष है, किधर जाएगा, वाई अक्ष। ठीक, ये वाई हम लोग का विस्थापन है और ये एक्स क्या है, हम लोग का समय है, टाइम। ठीक, बस और कुछ नहीं है, हो गया। अब देखो सरल आवर्त गति क्या है। हेडिंग डालो अब सरल आवर्त गति। छोटा छोटा कचरा है। सरल आवर्त गति क्या है ये देखो अब, है ना। तो आवर्त गति तो हम लोग पढ़े, आवर्त गति क्या था, ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद क्या की जाए, दोहराई दोहराई जाए। तो ये क्या हो गया था हम लोग का, आवर्त गति। अब सरल आ गया, सरल मतलब एक सीधी रेखा में हो, मतलब वस्तु की ऐसी गति जो सीधी रेखा में हो और एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाए, दोहराई जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे हम लोग का बहुत कुछ है, आ, क्या कह ले सकते हो, मान लो कोई वृत्त, ये है ना, इसको यहां से समझोगे, एक वृत्त है, वृत्त का ये है हम लोग का सेंटर, सॉरी, ये यहाँ पर कोई एम द्रव्यमान का वस्तु है ना। तो जब इसको वस्तु यहां से यहां पहुंचा, एम द्रव्यमान का वस्तु,
तो यहां से एक लंब डालेंगे इस पर, किस पर, इस व्यास पर। तो व्यास पर यहां से जो लंब डालोगे तो यहां जो बिंदु होगा इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। एन का मतलब होता है पाद बिंदु, ठीक है ना। व्यास पर लंब लंब जो पड़ता है ना उसको पाद बिंदु कहते हैं। फिर यहां जाओगे, फिर एम द्रव्यमान का होगा, फिर यहां से डालोगे तो पाद बिंदु कहाँ गया, यहां आ गया। फिर यहां पर अगर एम द्रव्यमान का वस्तु आएगा तो ये यहीं पास होगा। फिर यहां पर मान लो एम द्रव्यमान का वस्तु आया तो इसका लंब पाद बिंदु यहां आएगा। फिर ये एम द्रव्यमान का वस्तु यहां आया तो कहां आएगा, यहां। अब देखो वस्तु चल कैसा रहा है, वृत्ति गति कर रहा है, लेकिन हम लोग का ये लंब पाद वाला बिंदु है कैसे गति कर रहा है, देखो बढ़ा, अब बढ़ने के बाद फिर कहां आया, नीचे। मतलब एक सरल रेखा में वो गति किया। यही है हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन, बस हो गया। तो हालांकि उतना ये नहीं है सरल आवर्त गति। चलो लिखो, बता रहा हूं फिर, इस चीज को एक बार समझाना है हम लोग को डिटेल। और लिखो चलो सरल आवर्त गति। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति से जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति से लिखे हो के करो उसको। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में, दोनों ओर सरल रेखा में आवर्ती गति करता है, सरल रेखा में आवर्ती गति करता है, तो उसकी इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन है यही। ठीक, अब समझो कैसा है इसी में। इसका एक परिभाषा और बनेगा, है ना। देखो मान लो ये वृत्ताकार मार्ग है, तो रे मान लो एक वृत्ताकार मार्ग है ना। इसका ये व्यास है, ये वाला तो रे चेहू है। इसका व्यास है, ये केंद्र ओ है ना। हाँ, तो हाँ, मान लो एक वृत्ताकार मार्ग है जिसमें मान लो एम द्रव्यमान का कोई कण गति कर रहा है। मान लो ए बिंदु है, ए बिंदु पर एम द्रव्यमान का एक कण है जिस पर गति कर रहा है, ये है ना, एक सरल आवर्त गति कर रहा है, सॉरी वृत्ति गति कर रहा है। तो जब वृत्ति गति कर रहा है तो इसके यहां से एम द्रव्यमान से एक अगर हम लोग ये खींचे, लंब खींचे, किस पर, इसके व्यास पर, तो उस लंब पात का निर्देशांक कहां होगा, बिंदु एन यहां पर होगा। ठीक, जैसे यहां से अगर हम लोग लंब पाद ऐसे लंब डालते हैं तो यहां पर को हम लोग एन मानते हैं, पाद बिंदु जिसको कहते हैं लंब का। ठीक, उसके बाद मान लो एम द्रव्यमान का कण यहां से यहां आ गया, तो इसका लंब जब डालोगे व्यास पर तो इसका पाद बिंदु एन कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। फिर इसको उठा करके यहां डाले एम द्रव्यमान को, तो यहां से कहां आया, वो यहां आ गया। अब जब यहां पर आएगा तो यहीं पास रहेगा एम द्रव्यमान का। अब यहां से जब तुम लोग यहां आ गए एम द्रव्यमान का, तो इसका लंब पाद कहां आ गया, यहां आ गया। यहां से वस्तु यहां आ गया एम द्रव्यमान का कण, तो यहां से इसका लंब डालोगे व्यास पर तो पाद बिंदु इसका कहां मिलेगा, एन यहां। फिर जब यहां आ गए तो यहां से यहां आ गए, यहां आओगे तो यहां से कहां गए, यहां। फिर यहां आओगे तो यहीं से रहेगा। फिर जब यहां मान लो इधर आते हो यहां पर एम द्रव्यमान का, तो यहां से इसका लंब पाद एन बनेगा। फिर यहां से तुम यहां आ गए मान के चलो एम, एम द्रव्यमान का कण, तो यहां से यहां लंब पाद कहां बनेगा, एन। तो देखो जो कण गति कर रहा है वो कैसा गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। लेकिन जो लंब पाद की गति है ये कहां था, देखो यहां था। जब ये ऊपर गया तो ये कहां गया, यहां। फिर ऊपर गया तो कहां गया, यहां। फिर जब इधर आया तो कहां गया, यहां। फिर इधर आया तो नीचे, फिर यहां आया तो नीचे, फिर यहां गया। अब यहां से जब ये नीचे गया तो इधर आ गया,
यहां आया तो यहां गया, यहां पर यही स्पर्श था, इधर आया तो ये ऊपर आ गया, फिर यहां से ऊपर गया। मतलब जो कण हम लोग का गति कर रहा है वो कैसा गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। लेकिन जो लंब पात की गति है वो कैसी है, एक सरल रेखा में है, यहां से ऊपर फिर नीचे फिर यहां से इधर और इधर। मतलब है ना, क्या है, जब कोई कण माध्य बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखा में गति करता है तो उसकी इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवर्तक गति कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो यदि कोई कण वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा हो, वृत्ताकार मार्ग या वृत्त की परिधि पर घूम रहा हो, तो कण के व्यास पर खींचे गए लंब पाद की जो गति होगी, कण का इसका वृत्त के व्यास पर खींचे गए लंब पाद की जो गति होगी वो कैसी होगी, सरल आवर्त गति होगी। ठीक, समझ गए। एक बार फिर समझो क्या है, यदि कोई कण वृत्त की परिधि पर घूम रहा है, यदि कण जो है वृत्त की परिधि पर घूम रहा है तो कण से वृत्त के व्यास पर डाले गए लंब पाद की जो गति होगी उसकी गति ही कैसी होगी, हम लोग का सरल आवर्त गति होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको थोड़ी लिखोगे परिभाषा को, नहीं लिखोगे, छोड़ दो, इसका व्यंजक आएगा एक ठो, व्यंजक में इसका जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक, लिखोगे, चलो लिख लो सरल आवर्त गति, छोटा सा है लिख लो, चित्र नहीं, चित्र वहां पर बनाओगे, जो इसका व्यंजक निकालेंगे ना एक ठो वहां पर निकालोगे, लिखो चलो। नहीं, चित्र को यहां मत बनाओ, चित्र को मैं अलग से बताऊंगा ना, इसका व्यंजक निकलेगा, विस्थापन समीकरण वहां पर बनाना। चलो लिखो, यदि कोई कण, अथवा करके लिख लो उसी में, यदि कोई कण वृत्त की परिधि पर घूम रहा हो, समझो आवारा है लफाड़ू है, यदि कोई कण वृत्त की परिधि पर घूम रहा हो, घूम रहा हो तो कण पर, कण से कर दो, कण से व्यास पर हम लोग करेंगे, कण से व्यास पर, कण से व्यास पर खींचे गए लंब पाद की गति, कण से व्यास पर खींचे गए लंब पाद की गति सरल आवर्त गति होती है। सरल आवर्त गति होती है, हो गया। उसके बाद अगला हेडिंग डालो, सरल आवर्त गति में सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। सरल आवर्त गति का क्या देखेंगे हम लोग, विस्थापन समीकरण। ठीक, सरल आवर्त गति का हम लोग क्या देखेंगे, विस्थापन समीकरण। अब वही है, अब यहीं पर हम लोग का मेन चित्र बनेगा। देखो चित्र कैसा समझते जाना, मान लो ये क्या है, हम लोग का एक वृत्ताकार मार्ग है ना, बढ़िया तो दिख रहा है वृत्त, थोड़ा सा इधर उधर है हल्का सा, कहा पता तुमन के वाह वाह थे ना है ना। तो मान लो एक वृत्ताकार मार्ग पर कोई कण घूमेगा, है ना, इसका व्यास मान के चलते हैं, यहां से ये है, इसके व्यास को हम लोग क्या मान लिए, ये, और इसका केंद्र क्या मान लिए, ओ, है ना। यहां से यहां तक का मान लो, इसका त्रिज्या हम लोग क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि ए लेकर ही बनाएंगे, क्योंकि इसका सूत्र आता है वाई बराबर क्या, ए साइन ओमेगा टी, यही हमको लाना है बस। विस्थापन समीकरण, विस्थापन को वाई मानोगे तो वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो देखो मान लेते हैं ओ केंद्र तथा ए त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है या वृत्ताकार मार्ग है ना, जिस पर एम द्रव्यमान का एक कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मान लो यह बिंदु ए से टी समय पर या टी समय बाद कहां पर पहुंचता है, यहां पर बिंदु बी पर पहुंचता है। तो बी से इधर हम लोग क्या करेंगे, व्यास पर लंब डालेंगे, तो लंब पाद यहां से यहां तक का क्या मान लेते हैं, एन। ठीक, अब समझो,
मान लो ए से वो बी तक टी समय में कितना कोण घूमता है, थीटा कोण घूमता है। और माना इसका जो घूमने का गति कोणीय वेग कितना है, ओमेगा। कोणीय वेग ओमेगा से माध्य स्थिति से थीटा कोण क्या हो जाता है, वो घूम जाता है। अब समझो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब ओ से ए त्रिज्या होगा। त्रिज्या की परिभाषा क्या है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या होगा ना, तो ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। अब ओ से एन तक का ये जो है ये क्या होगा, विस्थापन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई। ठीक, अब समझना ए से बी तक जो गया है ये क्या है, वृत्तीय कण का विस्थापन है। जो कण वृत्ताकार गति कर रहे हैं ना उसका विस्थापन है। और यहां ओ से जो एन हम लोग जा रहे हैं ये किसका है, सरल आवर्त गति का विस्थापन है। ये कैसा है, वृत्तीय गति का विस्थापन है, और ये कैसा है, सरल आवर्त गति। हमको इसी को निकालना है, सरल आवर्त गति का विस्थापन। ठीक, समझ गए। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, कहां से, एकांतर पढ़ाया हूं, सीधा जेड उल्टा जेड सीधा एन उल्टा एन, जहां बनता है वहां पर क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है। ठीक, तो यहां पर सीधा जेड बन रहा है, देखो तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, इसको अन्य रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। अब हमको देखो हमारे पास क्या है, हमको ये कर्ण का चीज पता है, हमको ये लंब पता है। तो कर्ण और लंब ऐसा कौन से सूत्र में आता है, साइन में आता है, साइन में आता है ना। तो देखो त्रिभुज कौन कौन सा, ओ बी एन में, या त्रिभुज ओ एन बी में। अब त्रिभुज ओ एन बी में हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा लगा दो। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। अब लंब कौन सा है हम लोग का, ओ एन, और कर्ण कौन सा है, ए, मतलब ओ बी। हो गया, मान को रख दो। साइन थीटा बराबर ओ एन कितना है हम लोग का, वाई, और ओ बी कितना है, ए। ठीक, अब देखो y का मान निकालोगे यहीं से, तो इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा होगा। परंतु हमको पता है, हम लोग को क्या पता है, थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी, ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बटे टी होता है। तो अगर थीटा का मान निकालोगे तो ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, टी, तो यहीं पर रख दो। तो y बराबर हम लोग को हो जाएगा ए साइन कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। यही क्या है, विस्थापन समीकरण है। और यहीं से हम लोग का बहुत कुछ बनेगा, और इसको कंठस्थ याद रखना, 12वीं में काम आएगा, है ना। ये पूरा वो बिजली वाले में चलेगा, मतलब बिजली कहता हूँ, विद्युत वाला जो चैप्टर है ना वो सब में चलेगा बिजली वाले में चलेगा। ठीक, तो ये चित्र को बनाना है और माना फलाना लिखना है। तो चित्र के लिए जगह छोड़ दो, माना फलाना मैं बता दे रहा हूं, फिर चित्र इसको तुम लोग साथ में बनाना। ठीक, चलो लिखते जाओ, चलो बोल रहा हूं। माना ए त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, ए ये ए मानी है ना त्रिज्या, हाँ। माना ए त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब वही रास्ता, मार्ग, जिसमें जिसमें m द्रव्यमान का एक कण, जिसमें m द्रव्यमान का एक कण, m द्रव्यमान का एक कण बिंदु A से B तक t समय में पहुंच जाता है, या t समय में बिंदु A से B तक पहुंच जाता है, वही है दोनों, t समय में पहुंच जाता है। पूर्ण विराम। माना कण का कोणीय विस्थापन, माना कण का कोणीय विस्थापन माना कण का कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय वेग ओमेगा हो, ये डब्ल्यू वाला, तथा कोणीय वेग ओमेगा हो, है कर दो, हो मत करो, है कर दो, ओमेगा है, पूर्ण विराम।
अब बिंदु बी से, इसी को एक तो हम लोग बढ़ाए हैं एक्स्ट्रा, उसी में लिखना, बिंदु बी से व्यास पर डाला गया लंब बी एन, बी एन हो, बी एन हो तो, हाँ बी एन, ये एन तो है, एन एन, बी एन हो तो फिर इसको उतार लो त्रिभुज ओ एन बी में उसी के नीचे, बस आज इतना ही देखो, उसके बाद फिर कल उसका आगे बताते हैं।